हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। आज हम लोगों को प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करना है। कल हम लोगों ने पैट 2021 का पेपर किया था, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, अगर ज़रूरत लगे तो आप लोग देख लेना। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, 1 मिनट में इसको एडजस्ट कर लूँ पहले। पहला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में कौन सी संरचना मिली है जो सबसे महत्वपूर्ण है? महास्नानागार हम लोग सभी जानते हैं। मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है? मृतकों का टीला। सैंधव सभ्यता के प्राचीन बड़े नगरों में से एक था मोहनजोदड़ो। सेकंड क्वेश्चन है, खिज़्र खां निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? खिज़्र खां सैयद वंश का संस्थापक था। 1414 में दिल्ली में अपनी सत्ता स्थापित किया था। दिल्ली सल्तनत में 5 डायनेस्टी ने काम किया, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, आप लोग जानते भी होंगे। सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और सबसे लास्ट में लोधी वंश। स्लेव डायनेस्टी का एंट्री कब होती है? 1209 में। खिलजी डायनेस्टी 1290, तुगलक डायनेस्टी 1320 और सैयद डायनेस्टी 1414, जो आपने अभी ये फैक्ट पढ़ा, खिज़्र खां सैयद वंश के संस्थापक, और लोधी वंश ये 1451 से 1526 तक, जब एंट्री हो जाती है अकबर की। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा टाइम पीरियड किसका रहा, किस वंश का रहा, और सबसे छोटा कार्यकाल किसका रहा? आप लोग याद रखें, तुगलक डायनेस्टी का कार्यकाल सबसे बड़ा था और सबसे छोटा खिलजी डायनेस्टी का था। याद रहेगा? तो यहाँ पर राइट आंसर सी ऑप्शन हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित की गई थी? 31 दिसंबर 1600। ये हम लोग पढ़ते रहते हैं, AD। सी ऑप्शन राइट है। और इन लोगों ने सबसे पहले 1612 में अपनी पहली कोठी स्थापित कर दी थी सूरत में। ठीक है, चलिए। फोर्थ क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में रुपये का सिक्का भारत में प्रथम बार ढाला गया था? सी ऑप्शन यहाँ पर राइट है, शेरशाह सूरी। 1540 कन्नौज का युद्ध याद रखें। कन्नौज के युद्ध के बाद शेरशाह सूरी ने दिल्ली में अपना शासन स्थापित किया था। शेरशाह सूरी के टाइम पर जो चांदी का सिक्का होता था उसे रुपया बोला जाता था, और जो तांबे का सिक्का होता था उसे दाम बोला जाता था। ये याद रखें, रुपया और दाम। शेरशाह सूरी ने भूमि की माप के लिए सिकंदरी गज का प्रयोग किया था। पट्टा प्रथा इन्होंने चलाई थी, डाक प्रथा भी इन्होंने चलाई थी। ये सब फैक्ट भी याद रखें। ठीक है, चलिए। 5वां क्वेश्चन देखिए, धार के राजा भोज निम्नलिखित में से कौन से राजवंश से संबंधित हैं? राजा भोज परमार वंश से संबंधित थे। ठीक है, सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे मजबूत शासक जो थे वो राजा भोज थे, परमार वंश के। परमार वंश के जो संस्थापक थे वो राजा भोज नहीं थे, उपेंद्र राज थे, लेकिन शक्तिशाली राजा राजा भोज थे। 6वां क्वेश्चन है, किसने इंडियन नेशनल आर्मी संगठित की? ये तो 2021 के पेपर में भी पूछा था, पैट में। और ये कहाँ पे स्थापित की गई थी? सिंगापुर में। दूसरा नाम इस आर्मी का आज़ाद हिंद फौज। संस्थापक कौन थे? मोहन सिंह। बाद में कौन जुड़ गए? सुभाष चंद्र बोस। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। चलिए, 7वां क्वेश्चन है, स्वाभिमान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? आप लोगों ने द्रविड़ आंदोलन के बारे में सुना होगा। इस आंदोलन के जनक कौन थे? EV रामास्वामी। इन्हीं रामास्वामी साहब का आंदोलन था स्वाभिमान आंदोलन। 1925 के आसपास ये आंदोलन शुरू किया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, रामास्वामी नायकर। पूरा नाम रामास्वामी नायकर, EV रामास्वामी नायकर। चलिए, 8वां क्वेश्चन है, 1857 के स्वाधीनता संग्राम में राव तुलाराम ने किस क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला किया? राव तुलाराम को हरियाणा राज्य का राज्य नायक भी बोला जाता है। इन्होंने अंग्रेजों के अगेंस्ट में काम किया था, नारनौल, रेवाड़ी। ये ऑप्शन यहाँ पर राइट है। चलिए नेक्स्ट कीजिए, वर्ण का जाति से कोई लेना देना नहीं है, ये किसने कहा था? 1936। एक पत्रिका याद आ रही है, हरिजन। किसने लिखी थी? महात्मा गांधी साहब ने। ये इन्हीं ने बोला था, तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1936 भी याद रखना, क्योंकि कभी कभी पूछता है हरिजन पत्रिका जो महात्मा गांधी द्वारा शुरू की गई थी, प्रकाशित कब हुई थी? तो 1936 याद रखें। महात्मा गांधी बोलते थे वर्ण का जाति से कोई लेना देना नहीं है, जबकि BR अम्बेडकर साहब बोलते थे वर्ण और जाति ये एक ही चीज़ है। अम्बेडकर साहब और महात्मा गांधी साहब के विचारों का आप लोग जानते हैं, 36 का आंकड़ा हमेशा रहता था। आइडियोलॉजी अलग थी, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अलग थी। 10वां क्वेश्चन है, कला में नैरंग किसके द्वारा लिखी कविताओं का संकलन है? ये कंपाइलेशन सैयद गुलाम बेग का था। इसका पहला कंपाइलेशन कराची, पाकिस्तान से प्रकाशित हुआ था। 11वां क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? सन के सबसे नज़दीक पहला ग्रह कौन सा है? बुध है। उसके बाद जल्दी से बताइए। शुक्र है। तीसरा ग्रह अर्थ है। चौथा ग्रह मार्स है, यानी मंगल। तो सबसे नज़दीक यही हुए बुध और शुक्र।
बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये जो शुरुआत के 4 ग्रह हैं बुध, शुक्र, अर्थ और मार्स, इनको इंटरनल प्लैनेट भी बोलते हैं, आंतरिक ग्रह भी बोलते हैं। आंतरिक ग्रह के अलावा इनका दूसरा नाम भी है, इनको पार्थिव ग्रह भी बोलते हैं, अर्थ लाइक प्लैनेट भी बोलते हैं। और बाकी के जो प्लैनेट हैं उनको आउटर प्लैनेट बोलते हैं, गैसियस प्लैनेट बोलते हैं। ठीक है। शुक्र के बारे में और इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है, ये सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट है पूरे सोलर सिस्टम का, सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह है। चलिए 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पर्वतीय श्रेणी पर डोडा बेटा चोटी स्थित है? ये हाईएस्ट पीक कौन से माउंटेन रेंज की है? नीलगिरी पहाड़ियों की है। नीलगिरी पहाड़ियों के बारे में इम्पोर्टेंट क्या है, यहाँ पर वेस्टर्न घाट और पूर्वी घाट यानी ईस्टर्न घाट दोनों आके मर्ज होते हैं, मिलते हैं। इस तरफ से पश्चिमी घाट और इस तरफ से पूर्वी घाट, ये जो मर्जिंग पॉइंट है ये है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। इसी की जो हाईएस्ट पीक है वो डोडा बेटा है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक राज्य में स्थित है। आगे चलें। 13वां है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी कौन सा है? टोटल यूटीज़ कितने, जल्दी से बताइए। टोटल स्टेट कितने हैं? 28। और यूटीज़ कितने हैं? ये 8 हैं। सबसे लेटेस्ट यूटी कौन सी है? दादरा नगर हवेली और दमन दीव। अब ये दोनों एक ही हो गई हैं। सबसे छोटी एरिया वाइज यूटी है लक्षद्वीप, केवल और केवल 32 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है। और इंडिया का एरिया कितना है? 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर। 14वां क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी पर कोई वायुमंडल नहीं होता तो आकाश कैसा दिखाई पड़ता? वायुमंडल यानी एटमॉस्फियर, आकाश यानी स्काई। पृथ्वी का वायुमंडल जहाँ तक है उसके बाद का जो क्षेत्र है उसे क्या बोलते हैं? उसे स्पेस बोला जाता है। इस वायुमंडल के वजह से आकाश काला नहीं दिखाई देता है। अगर वायुमंडल नहीं होता तब काला दिखाई देता। क्वेश्चन में यही पूछा है, वायुमंडल नहीं होता तो कैसा दिखाई देता आकाश। 15वां देखिए, नदी डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करें। डॉल्फिन मछली यह गंगा ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में पाई जाती है, ये बिल्कुल करेक्ट है। उसका स्थानीय नाम स्वीस है, ये भी करेक्ट है। ये कुछ इस तरीके से लिखा है, सूस, सूस बोला जाता है, ये ऑप्शन करेक्ट है। सी कह रहा है यह एक अंधी प्रजाति है, अंधी प्रजाति है लेकिन ये जलीय जीव देखने में सक्षम होती है, तो ये भी करेक्ट है। और डॉल्फिन मछली को 2010 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। ये 2010 याद रखें आप लोग, यहाँ पे सभी करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। गंगा ब्रह्मपुत्र के अलावा यह मछली सिंधु नदी में भी पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट कीजिए। 16वां क्वेश्चन है, जजमानी सिस्टम ग्रामीण की रीढ़ की हड्डी है। जजमानी सिस्टम क्या होता था? इसको बार्टर सिस्टम भी बोलते हैं। बार्टर सिस्टम यानी विनिमय प्रणाली। छोटी जाति के जो लोग होते थे उच्च जाति के लोगों के लिए अपना काम करते थे और बदले में अनाज वगैरह पाते थे। ये अभी भी चलता है ग्रामों में, वैसे पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है। तो यह एक तरह से इकोनॉमिक और सोशल सिस्टम है। ये ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन, इसको भी कैंसिल कीजिए। 18वां क्वेश्चन देखिए, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है? ये इंपॉर्टेंट है, ये महाराष्ट्र के नासिक में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, नरेगा का फुल फॉर्म क्या है? महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, आसान सा क्वेश्चन है। पहले इस स्कीम को केवल नरेगा के नाम से जाना जाता था, अब महात्मा गांधी भी आगे जुड़ गया है। ये लॉन्च कब हुई थी? 2006 में ये लॉन्च हुई थी, लेकिन 2006 में नरेगा के नाम से लॉन्च हुई थी। इसका नाम चेंज कब हुआ? 2009 में। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा है। इस एक्ट में कंपलसरी है महिलाओं की भागीदारी 33% होना चाहिए। चलिए 20वां क्वेश्चन है, सबसे गंभीर सामाजिक समस्या का नाम बताइए। सबसे गंभीर सामाजिक समस्या तो गरीबी है, पॉवर्टी है। SDG बताएंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में गरीबी किस नंबर पे है, किस गोल नंबर पे है? गोल नंबर 1। 21 है, वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन किस आर्टिकल में संविधान के, जल्दी से बता दीजिए। आर्टिकल 280 में वित्त आयोग की चर्चा है, वर्णित है। और ये करता क्या है? ये केंद्र और राज्यों के बीच में टैक्स का, रिसोर्सेज का बंटवारा करता है। क्योंकि वित्त आयोग आर्टिकल के फॉर्म में वर्णित है संविधान में, इसलिए यह संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनका नाम आपको जानना है, NK सिंह। अभी वर्तमान में NK सिंह वित्त कमीशन के अध्यक्ष हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून देश में सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी हैं, कौन सा अनुच्छेद इससे संबंधित है? सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल में वर्णित है? आर्टिकल 124 में। और इसी को आप उल्टा कर देंगे, 2 को 1 की जगह कर दीजिए और 1 को 2 की जगह कर दीजिए, तो ये 214 बन जाएगा। 214 में क्या वर्णित है?
राज्य के हाई कोर्ट। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी हैं, ऐसा 141 में लिखा हुआ है। 23 राज्य का कार्यकारी प्रमुख एग्जीक्यूटिव चीफ, जल्दी से बताइए, राज्यपाल होगा या फिर मुख्यमंत्री होगा? राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है। उसी तरह केंद्र का कार्यकारी प्रमुख प्रेसिडेंट होता है। राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियाँ किस में हैं? आर्टिकल 161 में। और इसी के साथ साथ प्रेसिडेंट की भी क्षमादान शक्तियाँ याद रखें। आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ हैं और 161 में राज्यपाल की शक्तियाँ हैं। राज्यपाल की नियुक्ति 5 साल के लिए होती है। अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन ये प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत काम करता है। प्रसाद पर्यंत यानी प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। शपथ कौन दिलाता है राज्यपाल को? चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट दिलाता है। ठीक है, राज्य के मुख्य न्यायाधीश। राज्य में जो भी हाई कोर्ट होगा उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस द्वारा शपथ दिलाई जाती है। 24 में फंडामेंटल राइट के संचालन को निलंबित करने के लिए, सस्पेंड करने के लिए शक्ति किसके पास है? यहाँ पे आपको नेशनल इमरजेंसी के केस में कुछ प्रोविज़न जानना जरूरी है। आपको याद रखना है कि आर्टिकल 20 हुआ और आर्टिकल 21 हुआ, ये किसी भी स्थिति में सस्पेंड नहीं होते हैं, ये हमेशा लाइव रहते हैं। लेकिन इनके अलावा राष्ट्रपति अस्थायी रूप से मौलिक अधिकारों को सस्पेंड कर सकता है। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। इमरजेंसी को लेके प्रोविज़न कहाँ पे है संविधान में? आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और 360। 352 में नेशनल इमरजेंसी, 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, चलिए 25 लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए किसी को न्यूनतम कितनी आयु प्राप्त होनी चाहिए? लोकसभा में कौन होता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी सांसद। राज्यसभा में भी जो मेंबर होगा उसको भी एमपी ही बोला जाता है, उसे भी सांसद बोलते हैं। लेकिन राज्य स्तर पर ऐसा नहीं होता है। राज्य स्तर में जो विधानसभा में होते हैं उसे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बोला जाता है, और जो विधान परिषद में होते हैं उन्हें मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं। यानी विधानसभा वाले को एमएलए और विधान परिषद वाले को एमएलसी। हिंदी में दोनों को विधायक बोलते हैं। ठीक है, चलिए। और सांसद बनने के लिए मिनिमम एज 25 ईयर्स होना चाहिए। 26 है कोरियोलिसिस फोर्स अधिकतम कहाँ पे होता है? कोरियोलिसिस फोर्स जनरेट कैसे हो रहा है, पैदा कैसे हो रहा है? ये रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण हो रहा है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण हो रहा है। कोरियोलिसिस फोर्स इक्वेटर पे 0 होता है, इसकी वैल्यू 0 होती है, और पोल्स पर, ध्रुवों पर ये मैक्सिमम होता है। याद रहेगा? यानी आप इक्वेटर से ऊपर की तरफ जाएंगे तो इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी और पोल पे मैक्सिमम होती जाएगी। उसी तरह दक्षिणी गोलार्ध में भी आप साउथ की तरफ जाएंगे तो ये साउथ पोल पे मैक्सिमम हो जाएगा। इक्वेटर पे 0 होता है। 27 है एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है। यह किस नियम का पालन करती है? जब कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बल न लगाया जाए। इसे रूल ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। न्यूटन के प्रथम नियम को रूल ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, यानी जड़त्व का नियम। यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कीजिए। यहाँ पे केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। बोरेक्स के निर्माण में क्या प्रयुक्त होता है? बोरेक्स हाई कॉन्सेंट्रेशन वाला नमक होता है, सॉल्ट होता है। बोरेक्स का यूज़ डिटर्जेंट बनाने में किया जाता है। सौंदर्य प्रसाधन के जो आइटम्स होते हैं उनको बनाने में किया जाता है। ब्राइन रॉ मटेरियल है बोरेक्स बनाने के लिए। धावन सोडा यानी वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा, इसे क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं ना, NaSCO3। और धावन सोडा यानी वॉशिंग सोडा NaCO3। यहाँ पे Na2 और कर दीजिए। ये वॉशिंग सोडा होता है और ये बेकिंग सोडा होता है। ठीक है, चलिए। 29 में पूछा गया है कि सामान्यतः एक स्वस्थ वयस्क में किडनी कितना पानी फिल्टर कर लेती है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। दोनों किडनियों की कैपेसिटी 180 लीटर होती है। ये 180 आप याद रखें। बाकी किडनी के काम क्या होते हैं बॉडी के अंदर? शरीर के अंदर किडनी वेस्ट को रिमूव करती हैं, एक्स्ट्रा फ्लूइड को रिमूव करती हैं। ह्यूमन बॉडी के अंदर वाटर बैलेंस, सॉल्ट बैलेंस, मिनरल बैलेंस, ये सारे काम किडनी के होते हैं। मिनरल बैलेंस यानी बॉडी के अंदर सोडियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, इन सब चीज़ों का बैलेंस रख करता है, किडनी करती है। ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 30 है मानव रुधिर का pH लगभग कितना होता है? ह्यूमन ब्लड क्षारीय नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, तो इसका pH 7 से ज़्यादा ही होगा। एक स्वस्थ बॉडी में मानव रुधिर का pH 7.4 होता है। 0 से 7 तक क्या स्थिति होती है? 0 से 7 तक pH अगर वैल्यू है
तो वो लिक्विड एसिड है, और 7 से ज़्यादा है, 14 तक है, तो ये बेसिक नेचर का होता है, और अगर 7 है तो उसको न्यूट्रल बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं एक 6 अंकों की संख्या है ABCDEF, बनाने के लिए 1 2 3 4 5 और 6 प्रत्येक एक बार उपयोग किए जाते हैं। यहाँ पे मैंने एक संख्या लिख ली, 6 अंकों की ये संख्या है। क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि जैसे कि 3 अंकों की संख्या ABC 4 से विभाजित हो जाती है, ये शुरुआत के जो 3 लेटर हैं, 3 अंक हैं, ये डिविजिबल बाय 4 हैं। फिर BCD 5 से डिवाइड हो जाता है, BCD ये 5 से डिवाइड हो जाता है, CDE 3 से डिवाइड हो जाता है, और DEF ये 11 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे चेक कर लीजिए, यहाँ पे संख्या इन्होंने दी हैं ऑप्शंस में। पहली संख्या 4 से डिवाइड होना चाहिए, पहली संख्या यानी शुरुआत के जो 3 अक्षर हैं वो 4 से डिवाइड होना चाहिए। पहला ऑप्शन तो कैंसिल हो गया, क्योंकि 325 शुरुआत के जो 3 अक्षर हैं 4 से डिविजिबल नहीं होते हैं। और कोई है, इसको भी रिजेक्ट कर दीजिए। 326 4 से डिविजिबल है, ये भी नहीं है, इसको भी कैंसिल कर दीजिए। बस 2 ऑप्शन को चेक करना है। तो ऑप्शन बी और सी में 324 लिखा है, दोनों में 324 लिखा है, ये 4 से डिविजिबल है। ठीक है, आगे भी चेक कर लीजिए। BCD 5 से डिविजिबल होना चाहिए, BCD यानी आगे के 3 अक्षर। यहाँ पे 246 हुआ ना, तो 246 तो 5 से डिविजिबल नहीं है, यानी ये तो कैंसिल हो गया। एक ही ऑप्शन बचा, सी ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे 245 ये 5 से डिविजिबल है। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। बाकी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, इतने में ही काम हो गया। 32 है, 5/14 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त भिन्न फ्रैक्शन 7/42 हो जाए। ये कह रहे हैं 5/14 से क्या घटाया जाए कि भिन्न 7/42 हो जाए। इसको सॉल्व कर लीजिए। x को हम उस तरफ ले गए और 7/12 को इस तरफ ले आए, तो ये माइनस का हो जाएगा। इतना क्लियर है? सॉरी, ये 5 है, ये 5/14 है। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, फिर से लिख ले रहा हूँ, 5/14। अब यहाँ पे 42 है, यहाँ पे भी हम 42 कर ले रहे हैं ताकि आसान हो जाएगा। 42 करने के लिए हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा 3 से, तो ये 15 हो जाएगा और ये 42 हो जाएगा, माइनस 7/42। 42 एलसीएम लिया आपने, तो ये 15 माइनस 7 आ गया। 15 माइनस 7 कितना होता है? 8 होता है, 8/42। एक्स की वैल्यू है ये, 8 से डिवाइड होता है क्या 42? नहीं होता है, 2 से भाग कर दीजिए, ये 4 बचा और ये 21 बचा, 4/21। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 33 देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये आपको बताना है। एक तो तरीका ये है कि आप इसका अंडर रूट निकाल लीजिए, वर्गमूल निकाल लीजिए, तो वो भी आसानी है, कोई दिक्कत नहीं। इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। देखिए, इस वैल्यू से कौन सी वैल्यू घट रही है? 19 घट रही है, और यहाँ पे घटाने के बाद क्या वैल्यू आ रही है? इकाई अंक 7 आ रही है। और इस वैल्यू से 19 घटेगा तो सबसे पहले इकाई अंक घटाओगे, 9 घटाओगे, तो हम किस वैल्यू से 9 घटाएं कि 7 बचे? इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू जो अंडर रूट के अंदर लिखा है, इसका इकाई का अंक 6 होगा, है ना। 6 में से 9 जाएगा तब 7 आएगा, ये 7 आ जाएगा, तो ये 6 होना चाहिए इकाई का अंक इस अंडर रूट वाले वैल्यू की। इसका इकाई अंक हमें 6 चाहिए। 6 कब आएगा? कोई संख्या अगर वर्गमूल के अंदर है और इसकी वैल्यू इकाई का अंक 6 आ रही है, तो यहाँ पे भी इकाई का अंक 6 ही होगा, है ना। जैसे आप 36 का देखते हैं, 6 ही आता है। नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट याद आ रहा है ना। वर्गमूल के अंदर ऐसी वैल्यू होना चाहिए जिसका इकाई का अंक 6 हो, तभी वो 6 वैल्यू आएगी बाहर निकल के, यानी इसका भी इकाई अंक 6 आएगा। इतना समझ पा रहे हैं कि नहीं? लेकिन यहाँ पे इकाई का अंक क्या है? 9 है, तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा कि ये 9 6 बन जाए। पहले ऑप्शन में 1/4 दिया, 1/4 का मतलब है 4 का ऊपर गुणा होगा, तो 4 का गुणा होगा 9 में, तो ये इकाई का अंक 6 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? और किसी वैल्यू में 6 नहीं आ रहा है ना, तो ये सब गलत हो गए। एक ही ऑप्शन में 6 बन रहा है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ आया? बाकी दूसरा तरीका तो है ही, उससे भी कर ले रहे हैं अगर इससे दिक्कत हो रही है तो। यहाँ पे अंडर रूट 3969 है, इसके आसपास की वैल्यू आपको पता होगा। अगर हम 60 गुणा 60 करते हैं तो ये 3600 आता है। इसका मतलब है कि हमें 60 से ऊपर बढ़ना पड़ेगा, और यहाँ पे इकाई का अंक 9 है, तो ये 63 हो जाएगा। अब इसको 61 गुणा 61 तो नहीं चेक करोगे ना यार, क्योंकि हमें 9 चाहिए। 9 तो 3/3 से आएगा ना 62 गुणा 62 करोगे, ना 65 गुणा 65 करोगे, ये तो बेसिक सी चीज़ें हैं। तो ये 63 का वर्गमूल हो गया। नीचे क्या बचा? नीचे क्वेश्चन मार्क बचा, वर्गमूल इस पर लगाइए, तो हमने लिख दिया -19 बराबर 107। 19 को हम उस तरफ ले गए और जोड़ दिया, तो ये 126 हो गया। क्लियर है? अब इसका मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 63/126 आ गया, बराबर अंडर रूट में क्वेश्चन मार्क है। 63 दूनी 126 होता है, 1/2 बराबर
अंडर रूट में वर्गमूल, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। 1/4 बराबर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आई है 1/4, ये ऑप्शन राइट हो गया। ठीक है, तो ये ट्रेडिशनल मेथड है। चलिए 34 देखिए, 3 की पावर x माइनस 3 की पावर x माइनस 1 बराबर 18 दिया हुआ है। तो x की पावर x की वैल्यू क्या होगी, 3 पावर x लिखिए, इसको तोड़ के लिखिए, इसको क्या लिख सकते हैं 3 की पावर x इंटू 3 की पावर -1, इतना समझ में आया, बराबर 18 लिख दिया। और ये -1 पावर है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, बराबर 18, 3 LCM लिया और उस तरफ गुणा भी कर दिया, तो ये 18 3 54, इतना समझ आया। यहाँ से 3 की पावर x आप कॉमन लीजिए, तो अंदर क्या बचा 3 - 1 बराबर 54, 3 - 1 ये 2 बचा, 2 से हमने भाग भी कर दिया साथ में, तो 3 की पावर x कितना बचा 2 दूनी 4 और 2 7 14, 27 को क्या लिख सकते हो 3 की पावर 3, और ये 3 की पावर x है, तो x की वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई, x की वैल्यू 3 हो गई। तो ये कितना हो जाएगा 3 की पावर 3, यानी 3 गुणा 3 गुणा 3, ये हो गया 27, ये ऑप्शन राइट हो गया। ठीक है, चलिए 35 देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए आपको बोर्डमास का रूल आता होगा, सबसे पहले भाग कर लीजिए फिर गुणा कर लीजिए। तो हमने 36 - 2 ब्रैकेट में 20 लिखा, ये भाग वाला निशान है, ये भाग की वैल्यू है, तो हमने भाग कर दिया, तो कितना बचा 3 बचा, 4 दिया 12, गुणा 3 कर दिया, -2 × 2 लिख दिया, +12, वैसे कि वैसे लिख दिया, फिर से लिख दिया जल्दी से। अब यहाँ पे गुणा कर डालिए जहाँ जहाँ पे भी गुणा लगा, तो ये 3 का 9 हो गया, और ये 2 दूनी 4 हो गया, +12। आगे सॉल्व कर लीजिए, 36 - 2, इन सबको सॉल्व कर डालिए, 20 और 9 29 हो गया, 29 से 4 गया 25 है। ठीक है, 25 फर्दर सॉल्व किया, 36 - 50 +12, तो यहाँ पे 36 और 12 कितना हुआ 48 -50 -2 बचा, तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए 36, निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। अर्क का मतलब सूर्य भी होता है, तावा भी होता है, रविवार भी होता है। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, ये ऑप्शन दिख रहा है, इंद्र तो होता ही है, सूर्य भी होता है, तावा भी होता है, रविवार भी होता है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। 37 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। किसकी वर्तनी यहाँ पे सही है, स्पेलिंग सही है, तो भ्रम तो ऐसा नहीं लिखा जाता, भ्रम ये चीज़ है, ये भी गलत लिखा है, श्रम सही लिखा है, ये ऑप्शन यहाँ पर राइट है। चलिए 38, निम्न में से कौन सा वाक्य विधेय विशेषण का उदाहरण है। आपने विशेष और विशेषण पढ़ रखा होगा, विशेष यानी नाउन और विशेषण यानी एडजेक्टिव, विशेषता बताने वाला शब्द। लेकिन आपसे यहाँ पे पूछा है विधेय विशेषण, अगर किसी वाक्य में विशेष विशेषण के पहले यूज हो रहा हो तो वो विधेय विशेषण है, यानी किसी वाक्य में विशेष पहले आ रहा हो और विशेषण बाद में आ रहा हो तो ये विधेय विशेषण है। जैसे पहले सेंटेंस में आप देखिए चतुर लोमड़ी लिखा है, तो यहाँ पे विशेष क्या है लोमड़ी है, और विशेषण क्या है चतुर है, तो यहाँ पे विशेषण पहले आ रहा ना, हमें पहले विशेषण नहीं चाहिए, पहले विशेष चाहिए, नाउन चाहिए, तो ये गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन देखिए, हमारा पहला नौकर ईमानदार था, नाउन क्या है नौकर, ईमानदार क्या है विशेषण, तो विशेष से पहले आ रहा, विशेषण बाद में आ रहा, यही हमें सेटिस्फाई कराना था, तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। बाकी दो ऑप्शंस को आप ऐसे ही चेक कर सकते हैं। 39 में पुनर्लेखन में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग आप समझ रहे हैं, उपसर्ग आप समझ रहे होंगे, उपसर्ग यानी जो पूर्व में लिखे जाते हैं, पूर्व में लिखने के बाद शब्द का अगर अर्थ बदल जाता है तो वो उपसर्ग होता है। जैसे पुनर्लेखन का आप यहाँ पे संधि विच्छेद कर दीजिए, संधि विच्छेद करेंगे तो आपको पुनर् मिल जाएगा और लेखन अलग मिल जाएगा, पूर्व पद उपसर्ग कहलाता है, तो यहाँ पे पुनर् हो जाएगा सी ऑप्शन। यहाँ पे संधि विच्छेद का ही रोल है, संधि विच्छेद अगर सही से हुआ तभी उपसर्ग सही निकलेगा, नहीं तो ये चीज़ तो सभी जानते हैं ना कि जो पहले शब्द के लिखे जाते हैं वो उपसर्ग हैं, प्रीफिक्स हैं, और जो बाद में लिखे जाते हैं वो सफिक्स हैं। चलिए 40, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम शब्द यानी जो संस्कृत से जुड़े हुए शब्द हैं, पुराने शब्द हैं, या फिर संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आ गए हैं। जैसे हरिद्रा है, हरिद्रा किसको बोलते हैं हल्दी को बोलते हैं, तो हल्दी आज के चलन का शब्द है, यानी ये तद्भव है, हल्दी शब्द तद्भव है और हरिद्रा शब्द तत्सम है, ये सभी शब्द तद्भव हैं, हमें यहाँ पे तत्सम बताना था, तो हरिद्रा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 में फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे आपको प्रीपोजिशन बनना है। द प्लेस इज़ इन्फेस्टेड, इन्फेस्टेड के साथ विथ का यूज किया जाता है,
तो द प्लेस इज़ इन्फेस्टेड विद पॉइजनस स्नेक्स, ये ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। पॉइजनस यानी जहरीला। 42 देखिए, यहाँ पे भी वर्तनी बतानी है, अंग्रेजी वाली बतानी है। यहाँ पे जो एक शब्द लिखा है मॉन्स्टर्स, मॉन्स्टर्स का वैसे मतलब क्या होता है, भयावह, शॉक कर देने वाला। तो इसकी स्पेलिंग क्या होती है, मॉन्स्टर्स, ये स्पेलिंग होती है MONSTROUS। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ये ऑप्शन राइट है। चलिए 43 में यहाँ पे क्या पूछा है, चूज़ द करेक्ट वन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन सेंटेंस। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का क्वेश्चन है। एन ऑब्जेक्ट और पोर्शन सर्विंग एज अ सैम्पल, सैम्पल की तरह किस ऑब्जेक्ट को यूज किया जाता है, स्पेसिमेन बोला जाता है। स्पेसिमेन यानी नमूना। चलिए ये 44 और 45 पैरा का क्वेश्चन है। 44 है गांधी जी नेवर बिलीव्ड इन। यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि पैरा में हमें ये भी खोजना है कि गांधी जी किस पे बिलीव नहीं करते थे। 45 में गांधी जी की ट्रस्टीशिप कॉन्सेप्ट के बारे में पूछा है, जिसे न्यास का सिद्धांत हम लोग पढ़ते हैं जीएस में। तो न्यास के सिद्धांत के बारे में आप लोग बिना पैरा ही पढ़ के यहाँ पे लगा लेंगे। दोनों ही क्वेश्चन आप बिना पैरा पढ़ के लगा सकते हैं। कुछ पैरा ऐसे आ जाते हैं, और अगर समय नहीं बचे तो आप इनको ऐसे भी कर लिया कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आइए जल्दी से पढ़ लेते हैं, 1 मिनट लगेगा। गांधी जी रिकग्नाइज दैट वाइल ऑल मैन शुड हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी, ऑल डिड नॉट हैव द सेम कैपेसिटी। वो कह रहे हैं कि सभी के पास अवसर तो रहते हैं, लेकिन सभी के पास समान कैपेसिटी नहीं होती है, समान क्षमता नहीं होती है। सम हैड द एबिलिटी टू अर्न मोर देन अदर्स, बट ही बिलीव्ड दैट दोज हु हैड टैलेंट वुड बी परफॉर्मिंग द वर्क ऑफ सोसाइटी इफ़ दे यूज देयर टैलेंट वाइजली एंड वेल। अगर वो अपने टैलेंट को वाइजली और अच्छे तरीके से यूज करेंगे तो वो सोसाइटी में ज़्यादा परफॉर्म कर सकेंगे, समाज को अपना योगदान ज़्यादा अच्छी तरीके से वो दे सकेंगे। गांधी जी सेड दैट ही वुड अलाउ अ मैन ऑफ इंटेलेक्ट टू अर्न मोर एंड नॉट सप्रेस हिज टैलेंट, बट इट वॉज हिज व्यू दैट द बल्क ऑफ हिज लार्जर अर्निंग शुड गो टू द कॉमन फंड। यही तो ट्रस्टीशिप लिखा है ना। न्यास का सिद्धांत गांधी जी का क्या कहता था, उनका मानना था कि अगर आप ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं तो आपको अपनी अर्निंग का कुछ हिस्सा गरीबों में देना चाहिए, डिप्राइव्ड लोगों में देना चाहिए। दोज विद टैलेंट एंड अपॉर्चुनिटी वुड फाइंड देयर फुलफिलमेंट एज ट्रस्टी। गांधी जी एक्सटेंडेड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप टू कवर ऑल फील्ड ऑफ लाइफ। एक क्वेश्चन दूसरा था, तो पहले इसी को कर लेते हैं। 45 में गांधी जी ट्रस्टीशिप कॉन्सेप्ट इज क्या है, एप्लीकेबल टू ऑल फील्ड ऑफ लाइफ, उन्होंने इसको एक्सटेंड किया था। 44 में गांधी जी नेवर बिलीव्ड इन, सोशल इक्वलिटी पे बिलीव करते थे। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, बात की उन्होंने अपॉर्चुनिटी की। पॉलिटिकल इक्वलिटी, ये भी ठीक है। कंप्लीट इक्वलिटी इन ऑल रिस्पेक्ट, ये पॉसिबल नहीं था गांधी जी के हिसाब से, और जनरल वे में भी ये पॉसिबल नहीं है। तभी तो ट्रस्टीशिप है ना। अगर सभी लोग इक्वल हो जाएंगे तो फिर ट्रस्टीशिप का मतलब क्या है। ट्रस्टीशिप का मतलब यहाँ पे अमीर लोग बैठे हैं, ये सब गरीब हैं, तो कहाँ इक्वल हैं सब लोग, इक्वल नहीं है, तभी तो ट्रस्टीशिप है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए 46 देखिए, 10 दशमलव से संबंधित है। ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है एक्चुअली, और 2 को क्या बोला जाता है कंप्यूटर की भाषा में, बाइनरी, 0 और 1। तो यहाँ पे भी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 47 में विषम शब्द चुनना है, ऑड वन आउट आपको फाइंड आउट करना है। बैगनी यानी वायलेट, वायलेट आपको दिख रहा है। इंद्रधनुषीय रंग जो है वो विबग्योर है ना। नीला यानी ब्लू, ब्लू भी दिख रहा है। गहरा नीला यानी इंडिगो, आपको इंडिगो भी दिख रहा, लेकिन यहाँ पे डब्लू नहीं दिख रहा आपको, वाइट नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे ऑड वन कौन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 48 देखिए, वाटर को ये शब्द इन्होंने लिखा है, ड्रीम को ये शब्द लिख रहे हैं, तो टाइगर को कैसे कोट किया जाएगा। पहला शब्द है वाटर, वाटर से ये कन्वर्ट किया है, तो यहाँ पे मैंने दोनों शब्द लिख लिए, क्योंकि लॉजिक दोनों में देखना पड़ेगा ना कि कॉमन होना चाहिए। पहले में डब्लू से एक्स बनाया, डब्लू से एक्स कैसे बनाया उन्होंने, +1 किया, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी हो रही है क्या, डी से ई बन रहा है +1 में, बिल्कुल बन रहा, +1 में बन रहा है, बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे टाइगर जो शब्द है, टाइगर में पहले टी में +1 कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, टी के बाद यू आता है, तो उत्तर में यू पहले होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। दूसरा शब्द देखिए, वाटर का ए और यहाँ पे ये सी बना रहे हैं, तो यहाँ पे कितना चेंज हुआ, +2 हुआ। आर से टी में भी +2 हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा, आर से टी में भी +2 हो रहा। तो यहाँ पे आई में भी आप +2 कर दीजिए, आई में +2 करेंगे तो के आ जाएगा, ठीक है। तो यू आ गया पहला लेटर, दूसरा आ गया के, वाटर में तीसरा लेटर टी है और यहाँ पे डब्लू है,
तो टी से डब्ल्यू इन्होंने कैसे बनाया, टी से डब्ल्यू इन्होंने +3 किया है ना, टी से डब्ल्यू +3 किया। तो यहाँ पे हम लोग जी में +3 कर दे रहे हैं, तो जी का +3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा। ठीक है, जे आ जाएगा। तो पहला लेटर यू, दूसरा के और तीसरा जे। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमें क्लियरली दिख रहा है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 49 देखिए। लड़कों की एक पंक्ति में सचिन बाएं से 11वें स्थान पर है। बाएं कौन सा हुआ, इस तरफ से 11वें स्थान पे है। यहाँ पे मैंने 11 लिख लिया और यहाँ पे सचिन लिख दिया। आगे लिखा है राज दाएं से 7वें स्थान पर है, तो हमने दाएं से 7वें स्थान कर लिया। ये हमने 7th पोजीशन पे राज को बिठा दिया। अब कह रहे हैं अगर भी अपने स्थान का अदल बदल करते हैं तो सचिन बाएं से 16वें स्थान पर आ जाता है। सचिन बाएं से 16वें स्थान पे आ जाता है सचिन, और ये जगह रिप्लेस हुई है और यहाँ पे 7 भी बैठा था। ये 7वीं पोजीशन थी राज की। इसका मतलब है यहाँ पे और कितने बचे हैं, 6 लोग और हैं। यहाँ पे 6 लोग और हैं। इतना समझ में आ रहा ना। 16 से पहले कितने लोग हैं, ये 15 लोग हैं। और यहाँ पे एक जगह कॉमन हो गई है अब, 16 और 7वां, 16वीं और 7वीं। तो इसको एक ही काउंट करना, तो 15 इस तरफ हो गए, +1 हो गया और 6 लोग इधर हो गए। टोटल कितने हो गए, 16 और 6 22 लोग। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। समझ आया ना। चलिए 50 देखिए। एक विद्यालय में कक्षा दोपहर 1 बजे प्रारंभ होती है और 3:52 तक चलती है। तो कितने घंटे चली, 2 घंटे 52 मिनट तक चली, है ना। अगर इसको टोटल मिनट में निकालें तो कितना आ जाएगा, 2 घंटे में 120 मिनट और 52 हैं, 120 और 52 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 172 मिनट। अब आगे पढ़िए। यदि इस समय में 4 अवधि होते हैं, 4 पीरियड होते हैं एवं प्रत्येक पीरियड में पहले 4 मिनट का समय एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए छोड़ा जाता है। अब आपको ध्यान यहीं पे देना है कि पहले पीरियड से जब दूसरे पीरियड में जाएंगे तो ब्रेक कहाँ पे होगा, 3 मिनट का, सॉरी 4 मिनट का, यहाँ पे होगा, ना कि यहाँ पे। इसके बाद फिर यहाँ पे 4 मिनट का होल्ड होगा, फिर यहाँ पे 4 मिनट का होल्ड होगा। अब यहाँ पे नहीं होगा, आगे नहीं होगा, क्योंकि आगे फिर क्लास नहीं है। तो यहाँ पे आपको बस ये 12 मिनट देखना है। 12 मिनट हटा दीजिए जो रुकावट हो रही थी, तो 172 से 12 घटा दीजिए, 160 आ गया। यानी चारों पीरियड का जो टोटल टाइम है वो 160 मिनट है। तो एक पीरियड का समय कितना हो गया, 4 से भाग कर दीजिए, 40 मिनट आ गया। ठीक, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। यहाँ पे अगर 12 मिनट की जगह आपने 16 मिनट घटा दिया तो फिर दूसरा आंसर आ जाएगा। वो यही आपसे जानना चाह रहा था। हो जाएगा। चलिए फिर इतना 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। आपको सुबह या फिर कल शाम तक ऑफिस के बाद में दूसरा पार्ट बना दूंगा, यानी 51 से 100 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इसी प्रैक्टिस सेट के। और ये 30 प्रैक्टिस सेट हम लोग 50-50 क्वेश्चन में ही करेंगे। ठीक है, इससे थोड़ा लेंथी नहीं होगा और आप लोगों को थोड़ा ईजी रहेगा। चलते हैं फिर, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।